हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम रेंज के ब्रेकआउट पर एंट्रीज को और ज़्यादा प्रिसाइज कर सके कि हमारी एंट्री लेते से ही स्टॉक जो है वो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम वहाँ से बहुत अच्छे से अपमूव दे दे। ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ विनर्स को ऑब्जर्व किया है। उन विनर्स में एक सिमिलैरिटी मुझे दिखती है। वो सिमिलैरिटी ये है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 डे का जो चार्ट है, इस 1 डे के चार्ट में हमें एक बहुत अच्छी सी रेंज तो दिख ही रही है। सी दिस, यहाँ पर एक स्विंग हाई है, फिर 3 कैंडल्स ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया सेम प्राइस लेवल पर, और फिर परसों के दिन 30 जून को एक स्मॉल कैंडल यहाँ पर फॉर्म अप हुई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है इस पूरे अप ट्रेंड में। और नीचे से ये 20 EMA का सपोर्ट तो है ही, राइट। अब इसको अगर हमें और अच्छे से फिल्टर आउट करना है कि ये मोमेंटम ब्लास्ट दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना होगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर रिसेंट में आपको ये देखना है कि वो रेजिस्टेंस को तो हिट कर दे। रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद में वो 30 मिनट चार्ट पर कुछ कैंडल्स, हो सकता है ये कैंडल्स 1 डे तक का टाइम ले ले बनने में, या फिर 2 डेज का टाइम ले ले। बट नॉर्मली ये 1 दिन का समय लेती है, लगभग लगभग 5 या 6 कैंडल्स यहाँ पर बनती है। और फिर जब उस लेवल को ये ब्रेक करेगा तो फिर उसमें आपको एक मोमेंटम अपमूव देखने को मिलेगा। होता क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जैसे कि ये है। तो इसमें अगर यहाँ पर ये रेंज नहीं बनी होती और ये डायरेक्टली इस पॉइंट से इस तरीके से ऊपर अगर जाता, तो ये हो सकता था कि यहाँ से इस टाइप का एक पुल बैक बना देता। ठीक है, और फिर ऊपर जाता तो यहाँ तक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के काफ़ी चांसेस थे, राइट, अगर डायरेक्टली जाता तो। बट इंस्टेड ऑफ दिस इसने क्या किया है कि लेट मी जस्ट, यहाँ से ये चला, इस रेजिस्टेंस पे इसने एक स्मॉल पॉज लिया, इस पॉज के बाद में ईएमए को टेस्ट करके फिर से अपसाइड में मूवमेंट दिया। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अगर डायरेक्टली जाते हैं तो उनके फेलियर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे ही हम कुछ और स्टॉक्स हैं, उनका देखते हैं कि उनके अंदर कैसा स्ट्रक्चर बना था। तो पीजीआईएल, ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम ब्लास्ट वाला सेटअप था। ठीक है। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रेंज काफ़ी अच्छे से बन चुकी थी। ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल 4-5 टाइम्स इसने जो है इसको टेस्ट किया, और यहाँ पे तो एक वीसीपी ही बन चुका है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जब ये रेंज कितने परसेंटेज की है, 5% की रेंज है, इसको 30 मिनट चार्ट पर अपन देखेंगे तो इसने एक दिन यहाँ पर ओपन करके फिर जो है इतना अपमूव दिया, पूरा दिन ये साइडवेज रहा। ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो बेस है ये यहाँ पर बन चुका है। तो अब ये बेस 3 से 4% के आसपास का ही है बस। ठीक है। तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस यूज करके हम इसके अंदर एंट्री बना सकते थे, और इसके बाद में इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, राइट। तो वो 30 मिनट का एक फिल्टर बहुत अच्छे से वर्क करता है मोमेंटम्स के लिए। और भी कुछ एग्जांपल्स है, मैंने बहुत सारे चार्ट्स जो है आइडेंटिफाई किए हुए हैं। एसएमएस फार्मा एक स्टॉक है। एसएमएस फार्मा के अंदर डे चार्ट पर कुछ इस तरीके से रेंज यहाँ पर बनी थी। ठीक है। इस रेंज को हम लेट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ठीक है। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लगभग लगभग 4 कैंडल्स ने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। ठीक है। अब इसको हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर के देखेंगे तो ये रेंज यहाँ पर है, ये 30 मिनट से भी पता चलता है। लेकिन क्या हुआ, स्टॉक जब यहाँ से चला तो उसने 3% का तो ये अपमूव दे करके रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया, फिर यहाँ से ये स्लो डाउन हुआ, 1.5% फॉल हुआ, फिर एक बार और टेस्ट किया, और फिर वापस से 1.5% के आसपास का डाउन मूव दिया, और फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस का। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो फिर इसमें पुल बैक, इमीडिएट पुल बैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
अगर यहाँ पर एक माइनर बेस बन जाए 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, ये डे चार्ट पर है, डे चार्ट पर अगर ये डायरेक्टली जाता, ठीक है, यहीं से इसी कैंडल में ब्रेक करता डायरेक्टली नीचे से, तो हो सकता था कि कहीं यहीं जा करके ये पुल बैक ले लेता, लेकिन उसने अपना बेस प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया था उस टाइम पीरियड तक। ठीक है। एक कल जो स्टॉक ब्लास्ट हुआ, हालांकि ये हमारे रडार पर तो आया नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर वही सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। डे चार्ट पर आपने इस रेंज को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ब्रेकआउट की अर्जेंसी कैसे पता चलेगी? ब्रेकआउट की अर्जेंसी आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाइए। ठीक है। ये हम किसी भी स्टॉक को कैसे ट्रेड करते हैं, हमने इसको डे चार्ट पर लेट से आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके। अब हम इसके यहाँ कहीं पे 192 के आसपास में अलर्ट लगा करके रखेंगे कि जब भी ये 192 टच करे मुझे एक अलर्ट आ जाए। ऑलराइट। पर अब ये मल्टीपल टाइम्स आपको अलर्ट देगा। 192 पे यहाँ पर भी अलर्ट आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। तो उन सभी अलर्ट्स को हमको वापस से री अलर्टिंग करनी पड़ेगी, और फिर वेट करना है कि कब वो ब्रेकआउट देगा। बट ब्रेकआउट देने ही वाला है, ये चीज़ को अगर आइडेंटिफाई करना है, तो रेजिस्टेंस को वो टेस्ट कर लिया। उसके बाद में ये 3 साढ़े 3% इसने फॉल डाउन किया। एक पूरा दिन लगा इसको, यू कैन सी, लगभग एक दिन लगा। इसने ये एक हैंडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया। नेक्स्ट डे ओपन होते ही इसने एकदम से ब्रेकआउट दे दिया। तो इस टाइप के जो स्टॉक्स है, जो इस टाइप का हैंडल बना रहा है, उसके अंदर बहुत अच्छे अपमूव और ब्रेकआउट की अर्जेंसी हम इस स्ट्रक्चर की मदद से पता कर सकते हैं। एक था बोरो रिन्यू। ठीक है। ये यहाँ पर रेंज इसने बनाई, ये रेंज हमने आइडेंटिफाई करी क्योंकि मल्टीपल डेज पर एक ही लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला। अब देखते हैं इसके अंदर क्या वो उस टाइप का हैंडल बना था। ये सी दिस इज अ 30 मिनट चार्ट। अब ये यहाँ से उसी दिन बहुत स्पीड में जो है आया, 6% का अपमूव इसने यहाँ पर ट्रेवल किया। रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, जो हमने डे चार्ट पर रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई, उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। यहाँ पर पूरा दिन टाइम पास किया फिर उसके बाद में। ठीक है। 4 आवर्स के समथिंग, 4.5 आवर्स के समथिंग यहाँ पर जो है इसने टाइम पास किया। और फिर इसने नेक्स्ट डे जो अपमूव दे करके एक साइडवेज एक्शन देके फिर इसने मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो इसने भी 30 मिनट का जो बेस बनाना चाहिए, जो हैंडल बनाना चाहिए, वो बनाया है ब्रेकआउट से पहले। ठीक है। एक ब्रेकआउट और, अब इसमें ये कार्बोरेंडम यूनिवर्सल का डे चार्ट का रेजिस्टेंस तो हमें पता चल ही रहा है, दिख ही रहा है, बट ब्रेकआउट की अर्जेंसी कैसे पता चलेगी? 30 मिनट चार्ट पर जाना है। 30 मिनट चार्ट पर यू कैन सी, यहाँ पर इसने क्या किया, 2 दिन का बेस बनाया है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, यहाँ से इस ईएमए को टेस्ट करने आया, फिर एक दिन और इसने पूरा लिया। तो अब जब ये एक्शन हम देख चुके हैं कि ये फॉल डाउन नहीं कर रहा है, अदरवाइज प्रीवियस स्विंग्स में क्या हुआ था, जब भी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है तो ईएमए वगैरह को रिस्पेक्ट नहीं करता है और एक डिसाइजिव डाउन मूव स्टार्ट कर देता है। यहाँ से भी फिर डिसाइजिव डाउन मूव स्टार्ट कर दिया। जब भी इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है वहां से शार्प फॉल्स देखने को मिले, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर शार्प फॉल नहीं देखने को मिला 2 दिन तक। ठीक है। इस दिन के बाद में हम हमारा अगर जीटीटी ऑर्डर भी यहाँ पर लगाते हैं, तो फिर जैसे ही ये मॉर्निंग में ही मूव करते हैं मोस्टली इस टाइप के स्टॉक्स, तो उसकी एंट्री आपकी जीटीटी ऑर्डर पर ट्रिगर हो जाएगी और आप इस ब्यूटीफुल अप मूव को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे सेट इन है, ये भी अच्छा मूव किया है। एक सूर्योदय है, कल के दिन में ही इसमें उसी टाइप का सेम पैटर्न पता चल गया था।
बनना स्टार्ट हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन सी एक रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ब्रेकआउट इस दिन भी हुआ, 29 जून को भी इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ। लेकिन वो ब्रेकआउट पर एंट्री लेना बनता है या नहीं बनता है, ये चीज़ को आपको देखना होगा कि रेजिस्टेंस से ये जो ब्रेकआउट का प्राइस था ये लगभग 3-4% नीचे है, और ये तो लेग हो गया 5% का। ठीक है, फिर अब यहाँ से जब इसने रनअप दिया, स्टॉप लॉस यहीं पे लगेगा अगर हम इस ब्रेकआउट को बाय कर रहे हैं तो लगभग लगभग इसमें 4.5% के आसपास का स्विंग बना है। तो ये काफी दूर है। ठीक है, इतना शार्प कोई इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर वहां से एक शार्प डाउन मूव दिया है, ईएमए को टेस्ट करने लगा, फिर वापस आया, फिर 30 मिनट के आसपास वो जो हम स्विंग चाहते हैं कि 2-2.5-3% का स्विंग बन जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने रूल बुक में यही लिखा है कि 1.5-2% का बनता है तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन अगर 5% 4% से ज़्यादा का बनता है तो उसको हमें ट्रेड नहीं करना है, उसमें वेट करना है कि वो एक और उससे छोटा स्विंग बना दे, एक हैंडल, स्ट्रॉन्ग हैंडल बना दे। तो अब इसने वैसा ही हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का 2.3% का स्विंग जो है बनाया। इसके स्टॉप लॉस के साथ में आप इस ब्रेकआउट के यहाँ पे एंट्री लगाएंगे तो 5-6% आपको रोबस्ट अप मूव जो है वो मिल चुका है इसके अंदर, राइट। तो इस तरीके से हमें इन स्टॉक्स को प्ले आउट करना है कि 30 मिनट का फिल्टर एक ऐड कर देंगे तो ब्रेकआउट की अर्जेंसी हमें पता पड़ जाएगी, और हम रेंडमली किसी भी स्टॉक के अंदर डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे। जैसे कि आज के भी कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो उनने कैसा परफॉर्म किया है, लेट्स सी। अब ये मान लीजिए कि आप इस स्टॉक को देख रहे थे, ठीक है, इस स्टॉक को हम ब्रेकआउट के लिए वॉच कर रहे हैं, क्लीन इसके अंदर रेजिस्टेंस है, 2 से 3 बार ये रेजिस्टेंस उसको टेस्ट कर चुका है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि आज ये रेजिस्टेंस के पास में गया और हमारा अलर्ट 34.50 के आसपास होगा, फ्यू पॉइंट्स बिफोर हम हमारा अलर्ट सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कहीं पे अलर्ट होगा 34 के आसपास, अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, इसको हम हमारी फोकस्ड वॉच लिस्ट में ऐड भी कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ये हमारे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्टली अगर एंट्री प्लान कर लेते हैं इस जगह पर, और इतना अपमूव के बाद में, कितना अपमूव है आज के दिन में, ये 8% ऑलरेडी भग चुका था इस रेंज के अंदर ही। अब इसके अंदर डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए तो उसमें क्या होगा कि वो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो फेक आउट के अंदर काउंट हो जाएगा। 90% ऑफ द टाइम यही होता है, सिर्फ 10% के लिए हम तो चांस नहीं ले सकते। अब इसका 30 मिनट का एक्शन देखो, 30 मिनट पे एक्शन में क्या हुआ था कि ये इसने एक सिंगल कैंडल में इतना बड़ा स्पाइक दिया, अब इतना बड़ा दे चुका है तो हो सकता है ना कि ये थोड़ा सा 35.40-20 या इस लेवल जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल है उसके ऊपर 5-10 पैसा ही अगर ऊपर चला जाता है और हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, तो फिर तो हमें डायरेक्टली कितने परसेंट, ये आज वापस आज ही के दिन में नीचे आ गया है, 5-6% के आसपास नीचे आ चुका है। तो 6% का तो हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं नहीं, लगभग लगभग 2.5-3%, 4%, इन रेयर केसेस में 4% का यूज करते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट 3% का स्टॉप लॉस है तो वो यहाँ पर इजीली हिट हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, आज इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया, अभी भी इसके अंदर इस स्विंग इस हैंडल के अंदर 5% का गैप है। अब ये क्या करेगा, ये वापस से अगर रेजिस्टेंस टेस्ट करने आएगा, हमको हमारा अलर्ट मिल जाएगा, अलर्ट मिला, फिर हमको वॉच करना है, डायरेक्टली जंप नहीं करना है। अगर ये यही इसका स्विंग लो है तो फिर डायरेक्टली जंप नहीं करना है, अभी इसमें वेट करना है कि वो रेजिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और वो एक और छोटा स्विंग लो बना दे इस टाइप से, फिर ये एंट्री एक परफेक्ट एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद में जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा ये, तो ये डायरेक्टली इस टाइप से मूव करेगा और पुल बैक, इमीडिएट पुल बैक नहीं देगा आपको यहाँ पर। तो ये बेनिफिट है ऐसे ही। ग्रेव स्कॉट, अब ग्रीव स्कॉट का
बहुत अच्छा सेटअप था, पर इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन ही बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक ये रेजिस्टेंस मिला। इसके बाद में इस दिन हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया 17 जून को, कि हाँ ये तीन कैंडल्स का जो है सेम लेवल पर रेजिस्टेंस आया है। तो एक ये हॉरिजॉन्टल रेंज बन चुकी है। अब इस दिन 30 मिनट चार्ट पर हम चले जाएंगे। यहाँ पर यू कैन सी, जब इसने रेंज लो से रेजिस्टेंस तक को टेस्ट किया, यहाँ पर 2.5-3% का ही है, तो इसने फिर से एक डाउन मूव स्टार्ट किया जो कि उससे छोटा बनाया, क्योंकि टोटल रेंज की जो साइज है वो है 3% की। तो इसने ये 30 मिनट पर कितना स्विंग बनाया, सिर्फ 1.3% का। और उसके बाद में जैसे ही अप मूव दिया, उसके बाद में ये रुका ही नहीं, और 3% ये भाग चुका है। ठीक है, 1.5% का हमारा स्टॉप लॉस है। तो 1:2 के टारगेट तो इमीडिएटली इंट्राडे में हो जाते हैं, और नेक्स्ट फ्यू डेज में इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और पुल बैक हमारी कॉस्ट के ऊपर आया है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पुल बैक हमें हमारे एंट्री के आसपास में पुल बैक नहीं चाहिए, एंट्री के बाद में। हमेशा पुल बैक आए तो एंट्री के बाद में आए, उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बना रहता है, और प्रॉफिट में है तो आप होल्ड कर लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसे पुल बैक आने लग गए, आपके स्टॉप के आसपास आने लग गया है बार बार, तो आप पैनिक करोगे उस सिचुएशन में। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऐसे स्मॉलर स्विंग्स बनते हैं, हर एक स्टॉक में बनते हैं। आप कोई भी स्टॉक को देख लीजिए, जैसे कि हिंदुस्तान फूड्स, ये अभी एक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना रहा है, बट इसके ब्रेकआउट की अर्जेंसी क्या है? अभी ये टोटल रेंज की साइज लगभग लगभग 5% की है। तो अब ये 1-2% के अंदर अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, आज कल का पूरा दिन इसने वही कॉन्ट्रैक्शन किया, परसों भी लगभग लगभग एक अपमूव, सिंगल अपमूव के बाद में कॉन्ट्रैक्शन ही किया था, राइट। तो यहाँ पर भी कल के दिन में कॉन्ट्रैक्शन है, आज का भी दिन पूरा कॉन्ट्रैक्शन में ही चला जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में एक स्मॉल स्टॉप के साथ में हम एंट्री बना पाएंगे इसके अंदर। लगभग लगभग अभी 1.33% है, तो ये इसकी अर्ली एंट्री है। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि ये चल करके यहाँ से चलेगा, इस टाइप से भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो हिंदुस्तान फूड्स को आप रडार पर रख सकते हैं। एक करूर वैश्या बैंक चल रहा है अभी। डे चार्ट पर इसकी ये रेंज है ऑलरेडी। ठीक है, मल्टीपल डेज पर इसने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, आज भी इसने अपने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। तो पर 30 मिनट पर अपन देखते हैं ना, तो ये जो रेंज थी, आज इसने उस स्विंग लो को भी ब्रेक किया। मतलब दिस इज वन सिंगल काइंड ऑफ पुल बैक। तो अभी इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो बन रहा है लगभग लगभग 2.83% के आसपास। बट ये एक और बार 30 मिनट चार्ट पर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करके ऐसा एक पुल बैक बना दे, तो हम हमारे स्टॉप लॉस को भी स्मॉल कर सकते हैं, और बिना पुल बैक के बाद साथ में इसके अंदर मूव को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ सेटअप्स थे, और ये कॉन्सेप्ट को मैंने ऑब्जर्व काफ़ी टाइम से मैं कर रहा था। सो आई थॉट कि एक इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। ठीक है, यहाँ पर सेनोरस भी सेम स्ट्रक्चर बना रहा है, लगभग 3% का इसके अंदर है मूव। ओके, बट ये रेंज में थोड़ा सा और एक स्मॉल मूव और कर दे, अभी तक ये 30 मिनट चार्ट पर अपने इस ईएमए को अंडर कट कर रहा था। अब ये क्या करेगा कि इस तरीके से ये अपमूव दिया, फिर अब इस ईएमए को रिस्पेक्ट कर देगा, इस फॉल में ईएमए को रिस्पेक्ट करेगा, और फिर ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो आप ऑर्डर सेट करके छोड़ दीजिए इसमें, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा 1.5% के आसपास, और यहाँ से एंट्री भी बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, विदाउट एनी पुल बैक जो है वो अप मूव कर पाएगा। अब ये ब्लू स्प्रिंग का एक एग्जांपल देता हूँ कि डायरेक्टली हमें क्यों नहीं बाय करना चाहिए, डायरेक्टली रेंजेस को क्यों नहीं बाय करना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्लू स्प्रिंग का चार्ट है।
अब इसमें क्या हुआ कि हमारा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स 2 डेज पर यहाँ से शार्प रिवर्सल आया था, इस रेंज के अंदर मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। अब इस मूवमेंट में आज क्या हुआ, कैंडल ने यहाँ से डायरेक्ट अप मूव दिया और इस रेंज को ब्रेक कर दिया, मतलब ब्रेकआउट हो गया। पर वो ब्रेकआउट का क्या हुआ, फिर ब्रेकआउट फेल हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज ये अप मूव सस्टेनेबल नहीं था ब्रेकआउट में, और इस मूव के स्टार्ट होने में 8% का गैप है। 8% जो रनअप कर चुका है उसका स्टॉप लॉस हमें 8% नीचे ही लगाना पड़ेगा। ब्रेकआउट 8% ऊपर हो रहा है ना, ये आज के मूवमेंट स्टार्ट होने से, तो इसका स्टॉप लॉस बहुत नीचे होगा, लेकिन हम स्टॉप लॉस करते हैं यूज छोटा, तो ये 3% के आसपास का स्टॉप लॉस तो हिट कर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चाहिए, 30 मिनट चार्ट पर हमें और थोड़ी स्मॉल रेंज बन जाए, एक हैंडल बन जाए यहाँ पर छोटा सा। 2% का बनेगा अच्छी बात है, 1.5% का बनेगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 4% से अगर ज़्यादा का बनता है तो उसमें फिर एंट्री नहीं मिलेगी, और फिर वो मोमेंटम ट्रेड नहीं बनेगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, डायरेक्टली भी अप मूव कर सकते हैं, जैसे कि अभी भी एक स्टॉक है उसने डायरेक्टली मूव किया है, यू सी दिस, ये डे चार्ट पर सिका आईपीओ स्टॉक है। अभी मैंने ट्विटर पे इसका चार्ट भी शेयर किया था बिफोर द मूव, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये आईपीओ बेस का रेजिस्टेंस है, आईपीओ बेस के रेजिस्टेंस के बाद में अब आज ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस तक ये 6% अप मूव था, ठीक है। लेकिन फिर इसने यहाँ से एक पुल बैक दिया, छोटा सा था, बट हम इसको वॉच कर रहे हैं कि यहाँ से एंट्री लें। तो ये एंट्री बनी, इसने लगभग 7-8% का अप मूव भी दिया इस एंट्री के बाद में भी, लेकिन क्या हो सकता है कि उसके चांस ऑफ फेलियर थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम इसके अंदर रहती है, ठीक है। तो ये 10% ऑफ द टाइम जब स्टोरी अच्छी है बिहाइंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक तो वो अच्छा मूव कर जाता है, लेकिन अगर स्टोरी ही अच्छी नहीं है और सिर्फ टेक्निकल्स पे प्ले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है और वहाँ से फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वो 30 मिनट का जो एक हैंडल है वो हेल्प करेगा ब्रेकआउट्स को टाइम करने में और ब्रेकआउट की अर्जेंसी समझने में। अभी ये सोनोरस है, इसको मैं वॉच कर रहा हूँ, ओके। सो लेट्स सी हाउ इट गोस एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।